इतिहास की इस रोचक दुनिया में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है आज एक नया बिंदु, एक नया विषय, एक नया दृष्टिकोण। वह नया बिंदु, वह नया विषय, वह नया दृष्टिकोण है गांधीवाद। मित्रों, आप जानते हैं कि यह जो वाद शब्द है, यह वाद शब्द जब किसी विचारधारा या जब किसी व्यक्ति के साथ लग जाता है तो अपना एक विशिष्ट अर्थ देने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति की निष्ठा, आस्था या उसका विश्वास मार्क्स में है तो लोग उसे कहेंगे कि वह मार्क्सवादी है, या वह स्वयं को कहेगा कि मैं मार्क्सवादी हूं। किसी की निष्ठा यदि गांधी में होगी, किसी का विश्वास यदि गांधी के विचारों में होगा, कोई गांधी को भगवान मानकर पूजता होगा तो लोग उसे गांधीवादी कहेंगे। वह अपने आप को भी गांधीवादी कहेगा। इसी तरह से अनेक शब्द बनते हैं। हिंदूवादी, राष्ट्रवादी, लोहियावादी। दुनिया में कितने ही वाद हो सकते हैं। समस्या यह नहीं है कि दुनिया में वाद बहुत हैं। कोई माओवादी है तो कोई विनोबावादी हो गया। ये नए नए वाद आते रहेंगे, इससे कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप एक वाद को दूसरे वाद के सामने खड़ा कर देते हैं। जो लोग अंबेडकरवादी हैं वे बिना ज्यादा सोचे समझे गांधीवादियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जो गांधीवादी हैं वे मार्क्सवादियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जो राष्ट्रवादी हैं उनका मार्क्सवादियों से स्थायी झगड़ा है। मार्क्सवादियों की राष्ट्रवादियों से तब से अनबन है जब से मार्क्सवाद सामने आया है। कहीं पूंजीवाद है तो कहीं समाजवाद है। यानी इस अकादमिक जगत में, इस एकेडमिक वर्ल्ड में आपको वाद ही वाद दिखाई देते हैं। सोशलिज्म, गांधीज्म, मार्क्सिज्म, हिंदुइज्म, पता नहीं कितने इज्म भरे पड़े हैं इस दुनिया में। तो हमें गांधीवाद का अध्ययन करते समय क्या
ये जो कई वाद हैं इस समय दुनिया में, क्या इन वादों के विरोध में खड़ा होना चाहिए? गांधीवाद ही क्यों? यदि हम राष्ट्रवाद की बात करें तो क्या हम राष्ट्रवाद को मार्क्सवाद के सामने खड़ा करके पढ़ेंगे, या हम मार्क्सवाद को पढ़ेंगे तो क्या मार्क्सवाद को पूंजीवाद या गांधीवाद के सामने खड़ा करके पढ़ेंगे? या ये जो वाद हैं, गांधीवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, इन वादों की कोई अपनी जमीन भी तो होगी, इनकी अपनी भूमि भी तो होगी। पहले उस भूमि को अच्छी तरह से देखें और उसके बाद जहां जरूरत पड़े वहां दूसरे वादों की चर्चा की जाए। मुझे यह तरीका ठीक लगता है। व्यक्तिगत तौर पर तो मैं अक्सर कहता हूं, और मैंने भी कहीं से यह सीखा ही है, कि वाद जहां होगा वहां प्रतिवाद जरूर होगा, जहां वादी होगा वहां प्रतिवादी जरूर होगा। तो क्या आपको वादी बनना चाहिए? चलो, आप किसी के पीछे न हुए, आप किसी विचारधारा के पीछे भी नहीं हैं और आप किसी व्यक्ति के पीछे भी नहीं हैं। आप अपने पीछे हैं। आप वही सही मानते हैं जो आपको सही लगता है। इस तरह से बात करेंगे तो आप हो गए आत्मवादी। यानी ये जो वाद है वह आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। मित्रों, गांधीवाद की यह जो भूमिका मैं रख रहा हूं आपके सामने, यह बिना जरूरत नहीं रख रहा हूं, बिना आवश्यकता के, बिना जरूरत के नहीं करता मैं ये बातें। लेकिन जरूरी है बताना कि जहां वाद होगा वहां प्रतिवाद होगा, जहां वादी होगा वहां कोई न कोई प्रतिवादी होगा। आप देखिए, यदि हम ईसाईवाद की बात करें तो आपको उसमें प्रोटेस्टेंटवादी मिलेंगे, कैथोलिकवादी मिलेंगे। यदि आप हिंदूवाद की बात करें तो उसमें भी आपको वैष्णववादी मिल जाएंगे, शैववादी मिल जाएंगे। यदि आप मुस्लिमवाद की बात करें, इस्लामिज्म की बात करें तो उसमें भी आपको शियावादी मिल जाएंगे, सुन्नीवादी मिल जाएंगे। और ये विभाजन तो मैं मोटे मोटे बता रहा हूं। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो उसमें आपको हीनयानी मिलेंगे और महायानी मिलेंगे। ये भी वाद ही है। अरे हर धारा में उपधाराएं हैं और उनके बीच में भी संघर्ष है। तो करना क्या चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जब आप अध्ययन करें तो आप पहले जिस धारा को पढ़ रहे हैं उस धारा की बुनियाद को समझें, उसके आधार को समझें, उसकी जमीन को समझें, और उसके बाद आप जब तुलना करने बैठें तब उससे जुड़े हुए दूसरे वादों की बात कर लीजिए, उनसे तुलना कीजिए। कोई समस्या ही नहीं है।
लेकिन आप गांधीवाद की बात करते हुए सीधे मार्क्सवाद पर आघात करेंगे तो आप गांधीवाद का भी नुकसान करेंगे। यदि आप राष्ट्रवाद की बात करते हुए सीधे मार्क्सवाद पर हमला करेंगे तो आप राष्ट्रवाद का अहित करेंगे। यदि आप यह बताएं कि राष्ट्र क्या होता है, आप यह बताएं कि भारत का जो राष्ट्र है वह राष्ट्र दुनिया का नेशन नहीं है। नेशन में आत्मा नहीं होती। राष्ट्र का मूल तत्व आत्मा है। राष्ट्रीय होने का मतलब एकात्म होना है। आप जब किसी को राष्ट्रवाद समझाने लगे तो उसे एक छोटा सा उदाहरण दीजिए कि भारत में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, अंग्रेजों के यहां से चले जाने की जो खुशी मनाई हमने, वह दिन 15 अगस्त, तो अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो नागरिक अमेरिका का है, लेकिन वह अपने टीवी के सामने जब धुन बजती है राष्ट्रगान की तो खड़ा हो जाता है। क्यों? जब भारत में कोई दुर्घटना होती है तो सऊदी अरब में बैठा आदमी क्यों द्रवित हो जाता है, जिसकी जड़ें भारतीय हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रगान बजता है और खड़ा हो जाता है और वह भारत का अब नहीं है, नागरिकता अमेरिका की ले चुका है। क्यों? क्यों सऊदी अरब में रहने वाला व्यक्ति जो नागरिक वहां का बन चुका है, लेकिन भारत में कोई दुर्घटना होती है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, वह क्यों द्रवित होता है? उसकी आंख नम क्यों हो जाती है वहां बैठे बैठे? वह तो भारत की सीमा में नहीं है इस समय, भौगोलिक सीमा में तो है ही नहीं, राजनीतिक सीमा में भी नहीं है। उसका कोई वोटर आईडी बना हुआ नहीं है, उसका आधार कार्ड भी बना हुआ नहीं है, लेकिन वह द्रवित होता है। यह है राष्ट्रवाद। इसे राष्ट्रवाद कहते हैं और इसे आप किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते। आप समझ सकते हैं, नेशन में ये बातें नहीं है। और यदि कोई भारत में बैठा अमेरिकी जो भारत का नागरिक बन चुका है और अमेरिका में हुई किसी घटना से द्रवित होता है, तो फिर वह नेशनवादी नहीं है, वह नेशनलिज्म को नहीं मान रहा, वह राष्ट्रवादी हो गया है। वह अमेरिका को अपना राष्ट्र मानता है, लेकिन नेशन के अर्थ में नहीं मानता, भारतीयों के साथ रह के नहीं मान रहा वह, ऐसे समझ लीजिए। तो मित्रों, ये जो वाद शब्द है, इस शब्द को यदि हम प्रतिस्थापित कर दें बोध शब्द से, तो संघर्ष की स्थिति खत्म हो जाएगी। मैं ये कहता हूं, बहुत जगह कहता हूं, बहुत बार कहता हूं। असल में आप राष्ट्रवाद को राष्ट्रबोध कहिए, किसी से टकराव नहीं होगा। राष्ट्र की विचारधारा अपनी खुशबू देगी। आप गांधीवाद को गांधी बोध कहिए, इससे लगेगा कि आपने गांधी को समझा है और मन से समझा है। गांधी महकेंगे आपके भीतर। यदि आप में हिंदुत्व का
वाद न होकर बोध होगा, तो फिर आपके भीतर से हिंदुत्व की ही महक आएगी। किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय, मैं रिलीजन और मजहब को भी यहां धर्म कह रहा हूं, किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय के विरोध की या उससे असहमति रखने वाले जो भाव हैं वे नहीं आएंगे आपके मन में। तो इसलिए हमें चीजों को हमेशा उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जिस दृष्टि से आप अब तक देखते आ रहे हैं और लोग आपके सामने रखते आ रहे हैं। एक बार आप राष्ट्रवाद को राष्ट्रबोध, मार्क्सवाद को मार्क्सबोध, हिंदूवाद को हिंदू बोध और गांधीवाद को गांधी बोध समझकर चलिए, अध्ययन कीजिए। आपको एक अलग ही संतोष की अनुभूति होगी। लेकिन मित्रों, इस समय तो जब अपन बात करेंगे गांधीवाद की, तो यह गांधीवाद के रूप में ही करेंगे। यद्यपि मैं जब अपनी बात कहूंगा तो मैं वह गांधी बोध को संदर्भित रखते हुए कहूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा गांधीवाद ही। क्यों? कि यही टर्म हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल है और जो अध्येता हैं उनको जो लाभ मिलता है अपने अध्ययन का, वह उसी टर्म का उपयोग करने से मिलता है जो उनके पाठ्यक्रम में या उनके सिलेबस में, कुरिकुलम में लिखी होती है। आपका सिलेबस, आपका करिकुलम, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन यदि आप एक स्वच्छंद भाव से ग्रहण करेंगे विचारों को, तो भले ही आप गांधीवाद कह लें, लेकिन उसे गांधी बोध के रूप में ही ग्रहण करेंगे आप। अब बात यह है कि क्या गांधी ने कभी कहा था कि मेरे बाद या मेरे जीते जी कोई गांधीवादी बने? उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही। उनका ये साफ कहना था कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं समाज के सामने, मैं वही बातें कह रहा हूं जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं। मैं किसी तरह के अनुयायियों को नहीं चाहता, न मैं महात्मा हूं और न ही मैं कोई महापुरुष हूं। हां, जो लोग मेरे साथ चलना चाहें वे मुझे निश्चित रूप से प्रिय होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी मदद करूं। तो एक तो यह कि गांधी जी ने स्वयं को इस रूप में रखा ही नहीं कि कोई उनका वादी बने और उनके नाम से एक धारा चल पड़े। लेकिन मित्रों, ये दुनिया है, ये समाज है और यहां सभी प्रकार के लोग रहते हैं और उनमें से एक आध को छोड़कर, 1000 में से एक को छोड़ दो आप, 2000 में से 5000 में से एक को छोड़ दो,
तो अधिकतर लोग सिर्फ बनने के लिए वादी बनते हैं, या वे थोड़ा बहुत अनुसरण किसी धारा या व्यक्ति का कर लेते हैं और स्वयं को उसके वाद से जोड़ लेते हैं। जिन्होंने गांधी जी को कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, वे हिंदुस्तान की आजादी के बाद में खद्दर पहनकर और टोपी लगाकर, गांधी टोपी, गांधीवादी बन गए। उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लिया, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे और वे सारे सुख भोगे जो सत्ता उनको दे सकती थी। वे गांधीवादी नहीं थे। यदि आप यह जानना चाहें, एक उदाहरण जानना चाहें आप गांधीवादी व्यक्ति का, तो वह व्यक्ति हमें विनोबा के रूप में नजर आता है, विनोबा भावे। तो फिर जब लोग नहीं हैं गांधीवादी, आप कह देंगे कि आप ही तो कहते हैं कि लोग नहीं हैं, तो फिर हम क्या पढ़ें गांधीवाद में, हम क्या समझें गांधीवाद को? तो मित्रों, चीजों को आप दो रूप में समझिए, गांधीवाद को दो रूप में समझिए। एक तो वे लोग जिन्होंने गांधी के जीवन दर्शन को अपनाया, गांधी को स्वयं में ढाला, जैसे विनोबा। ऐसे अवसर भी आए जब लोगों ने कहा कि विनोबा तो गांधी से भी ज्यादा गांधीवादी थे। और दूसरे लोग जिन्होंने अकादमिक दृष्टि से गांधी की धारा को आगे बढ़ाया, ऐसे लोगों में आप जयप्रकाश नारायण का नाम ले सकते हैं, राम नारायण लोहिया का नाम ले सकते हैं। कुछ लोग गांधीवाद के बाद गांधी की धारा को जैन धर्म के अणुव्रत आंदोलन में भी देखते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो हमारे सामने जब विनोबा आते हैं तो हमें लगता है कि ये गांधी को जीने वाले व्यक्तियों में से थे, वे गांधी को जीते थे। और जब जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया ऐसे नाम आते हैं, तब हम यह कहते हैं कि उन्होंने गांधी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, गांधी के कार्यक्रम की बातों को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर यहां एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, और वह भी एक बड़ा प्रश्न है कि आप नेहरू को कहां रखेंगे? नेहरू गांधीवादी थे क्या? और जब नेहरू गांधीवादी थे तो नेहरू के बाद में एक धारा नेहरूवाद की भी चल पड़ी। नेहरू गांधीवादी नहीं थे। लेकिन प्रश्न यह है कि गांधी ने खुद कहा था कि मेरे उत्तराधिकारी जवाहरलाल होंगे और वे मेरी आवाज बोलेंगे, मेरी वाणी बोलेंगे, मेरी बात बोलेंगे। नेहरू के हाथ में सत्ता आई, वे प्रधानमंत्री बने। वे गांधी को कितना आगे ले गए, और यदि नहीं ले गए या नहीं ले जा सके, उनकी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी। तो फिर
गांधी जी ने जो कहा था कि मेरे उत्तराधिकारी जवाहरलाल होंगे, हमें उस बात का भी परीक्षण करना होगा। क्या गांधी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री नेहरू के रूप में देखा था, या एक व्यक्ति नेहरू के रूप में देखा था? तो मित्रों, आज हमने गांधीवाद की बात शुरू की है। जब हम अगली बार मिलेंगे तो नेहरू से शुरू करेंगे गांधीवाद को, फिर विनोबा की बात करेंगे, फिर लोहिया की बात करेंगे, फिर जयप्रकाश जी की बात करेंगे, फिर हम अणुव्रत आंदोलन की भी बात कर सकते हैं। और भी यदि कुछ विषय सामने आए, कुछ उप विषय सामने आएंगे तो मैं उनको रखूंगा। तो जब तक हम दोबारा मिलें तब तक आप अपने इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।